चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश को पहले मैच में हराने के बावजूद भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी और इन कंडीशंस को लेकर के कुछ सवाल उठ गए हैं कि क्या इंडिया की टीम आने वाले मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस को आसानी से जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास कुछ अच्छे स्पिनर्स हैं और कल जो कंडीशंस देखी गई हैं वहां पर वो उनको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो कैसा रहा है इंडिया का प्रदर्शन इस पहले मैच में? कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, निगेटिव्स की बात ज्यादा हो रही है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं जो इंडिया के लिए निकल करके आई हैं। शायद कुछ नए सवाल हैं, लेकिन कुछ जो पहले के सवाल थे उनका जवाब टीम इंडिया को जरूर मिल गया है। तो इस वीडियो में हम इंडियन टीम की तरफ से जो पॉजिटिव चीजें देखने को मिली हैं उनकी बात करेंगे और साथ में जो निगेटिव चीजें देखने को मिली हैं उनकी भी बात करेंगे। पॉजिटिव से शुरू करें तो सबसे पहली चीज है शुभमन गिल जिस तरह की फॉर्म में इस वक्त पर नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे कनेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और जब बैट्समैन फॉर्म में होता है तो दो तीन चीजें बड़ी एविडेंट होती हैं। पहली चीज की टाइमिंग, जिस तरह से उन्होंने कल पुल करके वो छक्का मारा था, बाकी जो उनके शॉट्स लग रहे थे, टाइमिंग उनकी एकदम फ्लॉलेस नजर आ रही है और बहुत जबरदस्त कनेक्शंस उनकी तरफ से आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर दूसरी चीज क्या है कि आपके पास कई बार फॉर्म होती है, आप उस फॉर्म को यूटिलाइज नहीं कर पाते। शुभमन गिल उस फॉर्म को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और जिस तरह की पारी उन्होंने खेली है तो मेच्योरिटी और कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको भी एज अ प्लेयर एक लेवल ऊपर लेके जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि आप जब अच्छी फॉर्म में होते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तो बल्लेबाजी अगर अच्छी जा रही है तो फ्लो में आप खेलते हुए चले जाते हैं और आप टीम को मैचेस जिता देते हैं या बहुत एक्सेप्शनल पारी खेल देते हैं। बट इस तरह की जो पारियां होती हैं, आपके पास फॉर्म है, फ्लो है, सब कुछ है, बट सिचुएशन ने कुछ और डिमांड कर दिया सडनली आपसे, तो आपने क्या उस सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया? टेम्परामेंट वाइज भी, स्किल वाइज भी, वो सारे पैमाने पर मुझे लगता है कि शुभमन गिल ने वो बॉक्स टिक कर दिया है और टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर आपके पास एक ऐसा बैट्समैन है जो बहुत अच्छी फॉर्म से गुजर रहा है और इंडिया के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन बहुत मायने रखेगा आने आने वाले मैचेस में, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड की सीरीज में भी उनकी तरफ से अच्छा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो मोहम्मद शमी की फॉर्म में वापसी, क्योंकि मोहम्मद शमी को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि उनकी फॉर्म कैसी है, उनकी फिटनेस कैसी है, आके कैसी गेंदबाजी करेंगे। और पहले मैच में तो यहाँ तक बात हो रही थी कि मोहम्मद शमी को ड्रॉप करके आपको अर्शदीप और हर्षित राणा को खिला लेना चाहिए, लेकिन मोहम्मद शमी आए और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, पहले मैच में 5 विकेट हॉल उन्होंने लिया, ये उनके कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि गेंदबाज जब लंबी इंजरी के बाद आता है तो आपको हमेशा वो थोड़ा सा कॉशियस दिखता है, जो कि मोहम्मद शमी दिख रहे हैं। अब शायद वो 90% पर हैं या थोड़ा कॉशियस हैं, बट एक बात मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि जोर वो पूरा 100% तो नहीं लग रहा अभी मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में। उनका फोकस जो है वो अपनी लेंथ पर है, अपनी लाइन पर और अपने स्विंग पर है। वो एफर्ट बॉल मोहम्मद शमी की तरफ से अभी भी देखने को नहीं मिली है और जब वो एफर्ट बॉल जरूरत होगी आपको तो मोहम्मद शमी जरूर डिलीवर करेंगे। इस काइंड ऑफ अ प्लेयर, जब आप उनको इंग्लैंड की सीरीज में देख रहे थे तो बहुत आहिस्ता गेंदबाजी कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ा कोशिश उनकी तरफ से दिखी एक दूसरे तरह से कि गेंद को सही एरिया में पिच कराने की, और जब आपको एफर्ट चाहिए होगा वो भी चीज आपको मोहम्मद शमी से जरूर देखने को मिलेगी। ये गेंदबाजी ऐसी चीज है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग, आप जितना खेलते जाते हैं उतना रिदम आपका बेहतर होता हुआ चला जाता है। तो मोहम्मद शमी फ्रॉम इंग्लैंड सीरीज टू दिस मैच रिदम बेटर हुआ है, बट अभी 100% मोहम्मद शमी का आना बाकी है, क्योंकि जब वो 100% पर आएंगे तो आपको एक तो वो एफर्ट बॉल मोहम्मद शमी की तरफ से दिखेगी जहां पर आके वो डेक को हिट भी करेंगे और फिर गेंद मूव करेगी, वो ज्यादा चैलेंजिंग बनाएगा बल्लेबाजों के लिए। और दूसरा जो वेरिएशन का एग्जीक्यूशन है वो मुझे लगता है कि अभी और बेटर होगा, क्योंकि इतने दिन खेले नहीं है तो वेरिएशंस आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी शायद ना की हो, तो वो एक चीज है। क्योंकि शुरू में जैसे उन्होंने स्लोअर वंस डालना शुरू किया तो एग्जीक्यूशन उतना परफेक्ट नहीं हो रहा था, बट जैसे जैसे आगे जाते गए तो बेटर होता गया, परफेक्ट अभी भी नहीं हुआ है। सो मोहम्मद शमी इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव रहे कि उन्होंने 5 विकेट हॉल इस मैच में लिया है और यहां से मुझे लगता है कि अगर फिटनेस सही रही तो फॉर्म और बाकी रिदम वाली जो चीजें हैं वो उनके लिए बेहतर ही होती हुई चली जाएंगी। तीसरी चीज, केएल राहुल, उनका जिस तरह से प्रदर्शन रहा कल के मैच में, कैच जरूर छूटा, बट पॉजिटिव ये है कि केएल राहुल जिस इंटेंट के साथ खेले, क्योंकि यही एक चीज है जिसको हमेशा केएल राहुल के बारे में क्रिटिसाइज किया जाता है। और जब देखिए आप इंटेंट से खेलते हैं, ड्यू चांसेस लेते हैं, तो कई बार किस्मत भी आपका साथ देती है ना। कैच छूटा आपका, आपने उसको कैसे ग्रैब किया,
यही आप डरे सहमे से खेलते रहते हैं, खुद के ऊपर प्रेशर बनाते हो और उसके बाद 20 बॉल खेल के आउट होकर चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, अल्टीमेटली पूरी टीम पर प्रेशर उससे आता है। लेकिन यहाँ पर केएल राहुल जो है बहुत अच्छी इंटेंट के साथ खेले। कम से कम जब वो डिफेंड भी कर रहे थे, वो डेड डिफेंस नहीं था, वो इंटेंशन ये थी कि 1 रन ले लूं किसी तरह से, और गेम की डिमांड यही थी कि आप रोटेशन अब स्ट्राइक करते रहें, गेम आगे चलता रहेगा। तो वो चीज केएल राहुल की बल्लेबाजी में अच्छी दिखी। फिर चांस लेने की भी बात है, चौका लगाने की भी बात है, तो वो चीज भी उन्होंने अच्छी की, क्योंकि जो 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल है वो बहुत हद तक उनके दिमाग में तो गया है कि यार वैसी बैटिंग दोबारा से कम आईसीसी नॉकआउट के मैच में नहीं करनी। केएल राहुल जो है वो अब ड्यू चांसेस लेते रहेंगे जब इस तरह की सिचुएशन होगी, जो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज है। टच तो अच्छा उनका ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही चल रहा था। अब बस मुझे देखना यह है कि जैसे कई बार होता है कि दौरे के पहले मैच में वो अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, फिर उनका प्रदर्शन नीचे आता है, वो नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ से बेटर ही होना चाहिए। और इंटेंशन भी उनकी काफी पॉजिटिव और क्लियर आपको नजर आई है कल जब उन्होंने बल्लेबाजी की है। और एंड में आप स्कोर लाइन भी देखेंगे तो वो चीज आपको साफ इंडिकेशन दे रही है। जो डिबेट चल रही थी विकेट कीपर में ऋषभ और केएल के बीच में कौन होना चाहिए, तो केएल को टीम मैनेजमेंट ने बैक किया और केएल ने उसको प्रूव करके दिखाया है इस मैच में। देन चौथी पॉजिटिव चीज की बात अगर करें तो हर्षित राणा, बहुत कम लोग बात करेंगे इस बारे में। हर्षित राणा के बारे में सीरीज से पहले बात हो रही थी कि हर्षित राणा मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, नई गेंद उतना अच्छा कंट्रोल नहीं करते। कल शायद ये जो कंडीशंस हैं दुबई की, उनका जो नेचुरल लेंथ है उसको ज्यादा सूट कर रही है डेक को हिट करने वाली, और वहां से उनको जो है वो एक्स्ट्रा बाइट जरूर मिल रहा था। इस वजह से हर्षित राणा आपने देखा कि पहले मैच में जो बड़े कंट्रोल के साथ और थोड़ा सा अटैकिंग और अच्छी गेंदबाजी करके गए हैं, तो वो एक चीज है। और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन है, अगर हर्षित राणा को इस विकेट पर इस तरह से मदद थोड़ी बहुत मिलती रहेगी तो वो फिर और ज्यादा डेंजरस गेंदबाज बनेंगे सामने वाली टीमों के लिए। तो क्योंकि पहला स्पेल उनका बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस तरह से वो पहले स्पेल में गेंदबाजी करके गए और बाद में आके वो करते ही हैं, ये आपने देखा है कि। तो अब आपके पास क्या है कि मोहम्मद शमी इज अ जेन्युइन विकेट टेकर, प्लस हर्षित राणा इज ऑल्सो समवन जो विकेट्स लेते ही लेते हैं, कई बार एक्सपेंसिव हो जाए वो सेकेंडरी चीज है, बट विकेट वो आपके लिए हमेशा निकाल करके देते ही देते हैं। तो इंडिया के लिए 4 तो बड़ी पॉजिटिव चीजें रही हैं। अब उसके बाद अगर निगेटिव चीज पर आ जाए, विराट कोहली का स्ट्रगल अगेंस्ट लेग स्पिनर, ये कंटिन्यूएशन में नंबर्स आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और सेम तरह से विराट कोहली जो है वो आउट होते हुए चले जा रहे हैं। तो लेग स्पिनर के खिलाफ विराट कोहली को थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। बट आई बिलीव जितना कोहराम हमने मचा रखा है, रोना धोना मचा रखा है विराट कोहली या कुछ निगेटिव चीजों को लेकर के, ये बहुत ज्यादा है। आपने पहला मैच खेला है और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि इतनी ज्यादा निगेटिविटी मुझे दिख रही है, जैसे इंडिया की टीम ने कल बहुत ही खराब खेल खेला है, इंडिया की टीम पहला मैच बांग्लादेश से हार गई है, उस तरह का माहौल मेरे को नजर आ रहा है। आपको प्लेयर्स को ना टाइम देना चाहिए, और जब आप टूर्नामेंट में आ गए हैं देन यू हैव टू ट्रस्ट देम। हम पहले मैच से जिस तरह से ये रोना धोना मचा देते हैं और निगेटिव माहौल क्रिएट करने लगते हैं, ये गेम के लिए भी सही नहीं है भाई। इतने आप वीक हर्ट हैं तो आपको क्रिकेट नहीं देखनी चाहिए, आपको कोई और गेम जाके देखना चाहिए। सो विराट कोहली जरूर एक प्रॉब्लम उनकी है, और आपसे बेहतर विराट कोहली जानते हैं कि उसको कैसे हैंडल करना है। आई एम श्योर कि विराट कोहली आगे आने वाले मैचेस में इस चीज से ओवरकम करेंगे। बिकॉज कल जो एक चीज मैंने देखी विराट कोहली की बल्लेबाजी में, और पहले जो इंग्लैंड की सीरीज में बल्लेबाजी हो रही थी, उसमें यह है कि विराट कोहली नाउ लुकिंग टू गेट बैक इनटू हिज जोन, जैसे वो 2023 के वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी कर रहे थे। एंड उनको टाइम चाहिए जो कि वो लेने की कोशिश कर रहे थे। गेम अच्छा उन्होंने सेटअप किया था, पहली 30 गेंदें उन्होंने अच्छी खेली थी, पेस भी करने लग गए थे अपनी पारी को। बट कई बार आप एग्जीक्यूशन ऑफ शॉट्स की भी बात करते हैं, उससे पहले वाली गेंद जरूर उनके बल्ले के बाहरी किनारे के बाहर से गई थी, लेकिन ये जो कट शॉट उन्होंने मारा उसका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा लेफ्ट राइट आप कहें उसको, तो वो परफेक्ट जरूर हो सकता था। अदरवाइज आप देखें वो आउटसाइड एज लेके गेंद वैसे गई नहीं है जो आप बात करते हैं। तो हर चीज को एक ही तरह से आप जो सिमुलेट नहीं कर सकते कि आप वही पैटर्न में विराट कोहली आउट हो रहे हैं। यस इट्स अ लेग स्पिनर, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जो टाइम स्पेंड किया विराट कोहली ने एट द क्रीज, मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले मैचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देन कुलदीप यादव की गेंदबाजी पर अगर आ जाएं, जो विकेट उन्होंने नहीं लिया, अब विकेट नहीं लिया में एक चीज ये भी छुपी हुई है कि हार्दिक पांड्या ने कैच छोड़ा, केएल राहुल ने मिस चांस किया, तो अगर वो दोनों चांस पकड़े जाते तो उनके नाम के आगे भी 2 विकेट होते। क्या गेंदबाजी उन्होंने बेहतर की? बिल्कुल की।
उनका गेंद ब्रेक भी हो रहा था, गुगली भी उन्होंने काफी डाले हैं, चीजें हुई हैं। बट जो चीज मैं अभी भी देखता हूँ कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि वो उतना शार्प नहीं दिख रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको कंपैरेटिव एनालिसिस में कि जब कुलदीप यादव वर्जन 1.0 था वो उस तरह की गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं। जो 2.0 था कुलदीप यादव, वो शार्पनेस अभी तक उनकी गेंदबाजी में आई नहीं है। मेरे को थोड़ा सा स्लो थ्रू द एयर वो लग रहे हैं, जिस वजह से बैकफुट पर खेलना थोड़ा आसान हो रहा है। तो या तो वो शार्प टर्न आए या तो क्विक थ्रू द एयर थोड़ा सा उनको वो पेस बढ़ाने की जरूरत है, जिस वजह से बैट्समैन इजीली बैकफुट पे जाके उनको ना खेल पाए। और ये जब गेंदबाज एक इंजरी के बाद आता है, वापसी कर रहा होता है, तो टाइम हर किसी को चाहिए होता है। वी हैव टू अलाउ दैट टाइम कि प्लेयर्स जाए, सेटल इन हो। और अभी आपके पास मैचेस हैं बिफोर द नॉकआउट, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कुलदीप यादव को जो आपने सेकंड मैच रेस्ट करा दिया था वो भी सही डिसीजन नहीं था। इंग्लैंड वाली सीरीज में उनको गेम टाइम चाहिए, ओवर्स अंडर द बेल्ट्स चाहिए, और जैसे जैसे करते जाएंगे आई एम श्योर वो बेटरमेंट आपको उनकी गेंदबाजी में भी देखने को मिलती हुई चली जाएगी। उसके बाद जो इंडिया के लिए एक निगेटिव चीज है कि ये विकेट जिस तरह के हैं, यहाँ पर इंडियन बल्लेबाजों के हाथ पैर फूलते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस में आप श्रीलंका वाले विकेट से कंपैरिजन करें तो वहां पर भी ऐसे ही गेंद टर्न हो रही थी, वहां पर जो है स्लो विकेट्स थी, यहाँ पर भी सेम है। बट टर्न शायद उतना नहीं है जितना आपने श्रीलंका में देखा। और यहाँ पर आप हर मैच में एक डिफरेंट टीम के साथ खेलेंगे। श्रीलंका बहुत यूज्ड टू थी अपनी कंडीशंस के हिसाब से, तो सबके लिए चैलेंजिंग होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए चैलेंजिंग होगा। जैसे आप जब T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वेस्ट इंडीज भी गए थे तो वहां पर भी विकेट कुछ इसी तरह के थे, इंडिया ने 4 स्पिनर्स लिए थे, तब भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लिए लिखे थे। यहाँ पर भी जो है वो 5 स्पिनर्स खेल रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क बहुत सारे उसके ऊपर लगे हैं। बट कॉम्बिनेशन में मुझे लगता है कि 3+3 ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बिकॉज ये जो विकेट है वो फास्ट बॉलर के लिए भी सर्टेन स्टेज पर कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है। इट डिपेंड कि आपकी गेंदबाजी पहले आती है बाद में आती है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो 3+3 का कॉम्बिनेशन है इंडिया का, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको बहुत ज्यादा चेंज नहीं करने चाहिए। अगर आपको स्पिनर चेंज ही करना है तो आपको किसी स्पिनर की जगह पर ही लाना चाहिए, ना कि आपकी एक फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या के कॉम्बिनेशन से खेलने के बारे में सोचने लग जाएंगे, बिकॉज वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। कॉम्बिनेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि यही है। अब इसमें इंडिविजुअल प्लेयर्स चेंज हो सकते हैं एज पर टूर्नामेंट जिस तरह से आगे जाता है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल एनालिसिस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच का, जो पॉजिटिव्स और निगेटिव्स इंडिया के लिए रहे हैं और आने वाले मैचेस में इंडियन टीम को जिस पे फोकस करने की जरूरत है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।